डियर स्टूडेंट, प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसे आप लोगों ने देखा मेरा जो है साइंस का पहला वीडियो, साइंस का इंट्रोडक्शन, साइंस कितने पार्ट में बटा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरे पार्ट में जो है मैंने देखा, आप लोगों ने देखा कि पाचन होता क्या है, पाचन में हमें क्या कहते हैं लेना चाहिए, खाद्य पदार्थ कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमको कितने अमाउंट में लेना चाहिए। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है हमको जो लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हम लोगों को लेना चाहिए। देखिए, अपने इच्छा के अनुसार, अपने बॉडी के अनुसार जो है एक स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो बनाया गया है 300 से 350 ग्राम डेली। इतना जो है हम कार्बोहाइड्रेट लेने का जो बनाया गया है। इसके बाद जो फैट का बनाया गया है, फैट यानी लिपिड, ध्यान दीजिएगा कि फैट और लिपिड यानी इसको वसा कहते हैं हिंदी में। आप हिंदी मान लीजिए अगर भूल जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बताइएगा, वैसे लिखने का प्रयास हम कर रहे हैं। वसा यानी तेल घी जो हम लेते हैं, इसको 80 ग्राम डेली है, 80 ग्राम डेली हम ले सकते हैं। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को हम लोग देखते हैं। प्रोटीन हमारे लिए, हमारे मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण तो हालांकि सभी है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है देखिए सबके लिए अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर को जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसकी ऊर्जा यूज होती है। और ये प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता होती है बच्चों को, चिल्ड्रन को। तो ये चिल्ड्रन है। बच्चों को 2 ग्राम प्रति केजी, ध्यान दीजिएगा। भार के अनुसार जो है, वेट के अनुसार जो है बच्चों को आप प्रोटीन दे सकते हैं। 2 ग्राम प्रति केजी। अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको प्रोटीन जो चाहिए 20 ग्राम चाहिए। हाँ, आइए फिर देखते हैं जो टीनेजर हैं। अब सवाल आता है टीनेजर कौन होते हैं, यानी इसको बोलते हैं किशोर। इनको हिंदी में किशोर बोलते हैं। कौन होते हैं? जिनकी एज ग्रुप जो है 13 से 19 ईयर ओल्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, किशोर उनको कहते हैं जिनकी एज जो है 13 से 19 वर्ष है। इतना एज है तो किस में शामिल किए जाते हैं? टीनेजर में शामिल किए जाते हैं, किशोर में शामिल किए जाते हैं। इनको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है 0.95 ग्राम प्रति केजी, इतना ग्राम प्रति केजी है हमारे किशोरों के लिए। और एडल्ट के लिए देखते हैं, एडल्ट के लिए जो होता है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है 0.8 ग्राम पर केजी है। ध्यान दीजिएगा, ये पर केजी है, यानी 1 केजी पे इतना चाहिए। जितना वेट है, जैसे मान लेते हैं कि 50 केजी का कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे 50 का है, तो 50 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 0.8 का, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या आ जा रहा है? प्रोटीन। तो एक एडल्ट के लिए अगर 50 किलोग्राम का है तो 40 ग्राम जो है उसको प्रोटीन चाहिए। इसके बाद आता है प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है आवश्यकता जो प्रोटीन की है वो 55 से 70 ग्राम है। एनी एज ग्रुप, एनी वेट के लिए, सबके लिए जो लिमिट रखी गई है प्रेग्नेंट लेडी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की आवश्यकता जितने मैंने वो बताया है सब जो है एक स्टैंडर्ड जो बनाया गया है उसका बताया गया है। ये प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन हमारे शरीर पे जो ऊर्जा इसको मिलती है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए मिलती है, वृद्धि और विकास के लिए मिलती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। महात्मा गांधी अक्सर जो है स्ट्राइक पे बैठते थे, आमरण अनशन करते थे। आमरण अनशन का मतलब मरने तक, मांग की मांग पूरी होने तक जो है वो भोजन नहीं ग्रहण करते थे। तो जब भी गांधी जी जो है स्ट्राइक करते थे तो जब उनको जो है हर दिन जो है, अच्छा इसमें नींबू और पानी जो है पीने की एडवाइस दी जाती है।
और हर दिन प्रत्येक दिन जो है डॉक्टर आकर के उनके यूरिन को चेक करता है। जब यूरिन में प्रोटीन के सिम्टोम्स आने लगते हैं, प्रोटीन के लक्षण आने लगते हैं, तो डॉक्टर एडवाइस दे दिया करता था कि अब अपनी स्ट्राइक जो है आप बंद कर दीजिए, अन्यथा आप जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रोटीन की एनर्जी जब आपके बॉडी को चलाने में यूज हो रही है तो आप बचेंगे नहीं। जब ये दोनों ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट फैट की समाप्त हो जाती है, तब शरीर जो है प्रोटीन की ऊर्जा लेकर के वो अपना जो है काम करता है। इसमें आपके शरीर का वृद्धि विकास नहीं होगा, कोशिकाएं नहीं काम कर पाएंगी, वो आदमी मर जाता है। तो गांधी जी तब अपने स्ट्राइक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये सब लोग नोट कर लिए, समझ में आ रहा है? आगे चले, चलिए ठीक है। देखिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है डाइजेशन का। तो डाइजेशन में हम लोग देखते हैं, तो डाइजेशन में ये रहा कि जल और एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ को जल और एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। जटिल क्या था? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना, फैट से फैटी एसिड बनना, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना ही पाचन है। ये जब पच जाता है तो पाचन हो गया। हम लोग देखते हैं ये पाचन होता कहाँ से है, कहाँ से शुरू मतलब होता है। तो ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये एक हम मैप बना दे रहे हैं, चित्र बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग भी एक फिगर बनाकर समझने का प्रयास करिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारी एक शुरू होती है नासाग्रसनी, और एक हमारी आती है और क्या कहते हैं वो मुखग्रसनी। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, ये कंठग्रसनी में दोनों मिलती हैं। इसको हम बोलते हैं नासाग्रसनी। ध्यान दीजिएगा, ये है नासाग्रसनी, नासाग्रसनी है, ये है नासाग्रसनी। और ये जो है हमारी मुखग्रसनी है, मुखग्रसनी है। तो ये हो गया। और ये हमारी जो हो गई कंठग्रसनी, ये है कंठग्रसनी, कंठग्रसनी है। तो ये हो गया। तो इंग्लिश में भी सेम नाम देख लीजिएगा। नासाग्रसनी को बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। ये है हमारा नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स है, नेसोफेरिंग्स है। नासाग्रसनी है, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और ये है हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारी नासाग्रसनी है। देखिए, मुख से जो भी खाना लिया जाता है, सबसे पहले जो लिया जाता है बक्कल कैविटी में लिया जाता है। बक्कल कैविटी से खाना जो है ग्रसनी से होता हुआ हमारे कंठ ग्रसनी में आता है। और ये नाक से जो है जो नासाग्रसनी आती है, ये सांस की नली है। ये सांस की नली जो है हमारी जा कर के ये खुलती है, यहाँ पे एक दूसरी ट्यूब होती है, इसको विंड पाइप बोलते हैं, वायु नलिका बोलते हैं। इस पर एक कैप लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कैप लगा होता है, एक कैप लगा होता है, यानी उसको वाल्व बोलते हैं। उस वाल्व को एपिग्लोटिस बोलते हैं। और एक जो है जो यहाँ पे खुलती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो है मुख ग्रस। यहाँ पे ग्रास नलिका है, ये ध्यान दीजिएगा। इधर जो आ रही कंठ ग्रसनी में यहाँ पे है आपका विंड पाइप है। ये क्या है? विंड पाइप, यानी वायु नलिका, विंड पाइप, विंड पाइप है। और इसको बोलते हैं वायु नलिका, वायु नलिका है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये वायु नलिका है। और वायु नलिका में हम लोग वायु नलिका है, ये है आपका वायु नलिका। तो वायु नलिका से ये आता है, इस पर वाल्व लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्व में, इस वाल्व का नाम है एपिग्लोटिस। जब हम बोलते रहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमारा एपिग्लोटिस खुला हुआ है। जब हम इसको खाते हैं, खाना खाते हैं, तो एपिग्लोटिस बंद रहता है। इसी समय इसीलिए एडवाइस दी जाती है
आप लोग खाना खाते समय बातचीत मत करें, क्योंकि बातचीत करेंगे आपका एपिग्लोटिस खुला रहेगा। कभी दुर्भाग्यवश, कभी संयोग से कोई भी खाने का एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर चला जाएगा तो समझ लीजिए वो सीधे जा कर के आपके जो है लंग्स में गिरेगा। फिर उस कंडीशन में आपको बचा पाना किसी भी डॉक्टर के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी खाते समय जो है बातचीत नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा एपिग्लोटिस खुला रहेगा। या खाते समय अनाप शनाप की बातें आप दिमाग पे सोच रहे हैं, आपका दिमाग वहाँ दौड़ रहा है और दुर्भाग्य से आपका एपिग्लोटिस खुला रह गया, उस कंडीशन में भी खाने के पार्ट जो है कुछ न कुछ अंदर चले जाते हैं, तो आदमी तेज़ से खांसने छींकने लगता है जब तक वो निकलता नहीं है। जबकि हमारी जो ग्रास नलिका है, जो हमारी खाने की नलिका है, वो नलिका पे कोई वाल्व नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप जो है बातचीत करते समय या खाना खाते समय जो है ये नहीं, आपको एडवाइस दी जाती है कभी भी आप मुख से सांस मत लीजिए, क्योंकि मुख से सांस लेने पर मुख में किसी भी तरह का बैरियर नहीं है, किसी भी तरह का अवरोधक नहीं है। नाक से सांस लेने की एडवाइस इसलिए दी जाती है, इसमें बहुत सारे बैरियर बनाए हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारा इससे एंट्री नहीं कर सकता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जा सकता। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें बहुत सारे बैरियर लगाए गए हैं। आपने नाक में देखा है, ध्यान से देखिए, उसके अंदर जो है छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उन बालों को सीलिया कहा जाता है। और नाक के सबसे अंतिम वाले पोर्शन पे जो है एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया तो वहाँ जाकर उससे चिपक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति ने या भगवान ने कल इतना ऐसा मुझे बनाया है हर व्यक्ति का कि वो कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो एंटर नहीं कर पाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पाचन शुरू होता है, पाचन जो है पाचन की शुरुआत हमारे मुख ग्रसनी से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से? मुख ग्रसनी से, जो जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो आइए हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन मुख गुहा में पाचन। देखिए, जो पूरी हमारी मुख गुहा होती है, मुख गुहा या उसको कह लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल होती है, आहार नाल की पूरी लंबाई जो होती है 33 फीट होती है। आहार नाल की पूरी लंबाई 33 फीट मतलब होती है। जो बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक, यानी मुख गुहा से प्रारंभ होकर के ये गुदा तक, इसकी पूरी लंबाई जो है 33 फीट होती है। एक सामान्य व्यक्ति की बताई गई है। आदमी अगर लंबा है तो बढ़ भी सकती है, आदमी बौना है तो घट भी सकती है। तो एक स्टैंडर्ड जो बताया गया है वो 33 फीट होती है। और ये भी ध्यान देना है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी आहार नाल, बक्कल कैविटी टू एनस, यानी मुख गुहा से लेकर के गुदा तक जो है ये 3 परत की जो है बनी हुआ करती है। तो ये हमारे प्रकृति ने ऐसा हमको बनाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं मुख गुहा में पाचन। देखिए, मुख गुहा में जो कुछ भी हम खाते हैं वही चीज़ें जो मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों को जो स्टैंडर्ड बताया गया है उसके अनुसार आपको खाना है। तो इसमें जो है हमारे मुख में जो है कुछ सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जो लार ग्रंथियां हैं। ये 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब ये 6 लार ग्रंथियां होती हैं। जो लार ग्रंथियों पे चर्चा इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे, या सबसे लास्ट में बता देंगे, क्योंकि लार ग्रंथियों पे चर्चा बताते समय हमको फिगर जो है वो समझाना पड़ेगा। हम बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। तो बक्कल कैविटी में जो हमारे सलीवा निकलता है, देखिए पहले देखते हैं जो सलीवा निकलता है, जो लार निकलता है। तो ये डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। ध्यान दीजिएगा, और मुख गुहा में जो पाचन होता है, देखिए मैंने बताया कि मुख गुहा में हमारे जो है 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं। 3 पेयर्स में जो है सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, अलग अलग जगहों पे होती हैं। तो उनसे जो लार निकलता है, सलीवा निकलता है, डेली जो है जो सलीवा निकलता है, सलीवा वो निकलता है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना निकलता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है, देखिए पीएच वैल्यू हम बता दें कि इसकी पीएच जो वैल्यू होती है 6.5। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, जो एनसीईआरटी बताती है या किसी स्टैंडर्ड बुक का डेटा मेरे पास होता है वही हम बच्चों को बताते हैं।
देखिए पीएच वैल्यू को नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको बता दें, एक सोरेनसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच स्केल बनाया था। पीएच स्केल में जो खाने थे वो 14 खाने थे 14 खाने थे। तो ये 0 to 14, 0 से 14 तक ये होता है 7, मिडिल पार्ट है। देखिए 0 से 7 के बीच में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर 0 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू है तो वो एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर जो है इसकी वैल्यू 7 to 14 है तो ये बेस होगा, यानी क्षार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 से 7 के बीच में अगर हमारा पीएच वैल्यू है तो क्या होगा? वो होगा एसिड होगा। 7 to 14 है तो वो बेस होगा। तो लार हमारा क्या है? लार यानी सलीवा जो है वो हमारा एसिड है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमने बताया कि पीएच वैल्यू कैसे हम मालूम करते हैं। तो पीएच वैल्यू के लिए हम लोग ऐसे ही जानकारी लेते हैं। तो सलीवा जो निकलता है, जो ये निकलता है सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है, इतना पाया जाता है। और इस जो है सेलिवरी ग्लैंड में, इस सलीवा में जो है, अब ये पता चल गया कि ये जो है हमारा एसिडिक नेचर का है। इसमें जो है 2 प्रमुख एंजाइम मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि एंजाइम हार्मोन होते क्या हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम एंजाइम हार्मोन की बताने के बाद हम बताएंगे, क्योंकि बार बार अभी रिपीट होगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम बता रहे हैं। एक होता है एंजाइम, एक होता है एंजाइम। तो एंजाइम में हम लोग देखते हैं, एंजाइम है, एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम में लिखते हैं, एंजाइम है। और एक होता है हार्मोन, हार्मोन होता है आपका, हार्मोन होता है, इसको हम हिंदी में भी हार्मोन ही लिखते हैं। देखिए इनमें समानता क्या है? दोनों प्रोटीन के बने हुए, दोनों जो है जैव रसायन है, ये दोनों जो है बायोकेमिकल्स होते हैं। दोनों में समानता जो है जैव रसायन दोनों हैं, ये दोनों जो है जैव रसायन है, दोनों हैं। यानी एंजाइम भी जैव रसायन है, बायोकेमिकल है, ये भी वही है, तो इसमें हम लगा दे रहे हैं। और दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोटीन के लिख दे रहे हैं। ये भी प्रोटीन का बना है और ये भी प्रोटीन का बना है, तो इसमें सही लगा दे रहे हैं। एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या है? जैव रसायन है, बायोकेमिकल्स हैं। और ये दोनों जो है एक जो है दोनों प्रोटीन के बने हैं। इससे शरीर में प्रोटीन की मात्रा एक निश्चित अमाउंट में हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो है हमारी क्रियाएं हैं, भूख लगना, प्यास लगना, या जितनी भी इच्छाएं हैं जो होती हैं प्रोटीन के कारण ही संभव हो पाती हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो तमाम तरह के जो है शारीरिक विकार पैदा होंगे, तमाम तरह के रोग बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम देखते हैं इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है बाह्य ग्रंथियों से। एक्सोक्राइन ग्लैंड किससे होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, बाह्य ग्रंथियों से होता है। किससे होता है? बाह्य ग्रंथियां। और इसका जो उत्पादन होता है वो इंडोक्राइन से होता है। तो इंडोक्राइन से होता है, इंडोक्राइन से होता है, अंतः ग्रंथियों से होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम निकलता है ये बाह्य ग्रंथियों से निकलता है, जो हार्मोन है वो अंतः ग्रंथियों से निकलता है। ये ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, मात्रा में, और ये कम मात्रा में निकलता है, ये कम मात्रा में निकलता है। तो ये जो है कम मात्रा में निकलता है, एंजाइम ज़्यादा निकलता है और हार्मोन कम निकलता है। ये जो है बहता है, डक्ट फ्लो होता है। डक्ट फ्लो का मतलब जो है ये नलियों से निकलता है, नलियों से बहता है, ये डक्टलेस बहता है। ये जो है डक्टलेस बहता है, डक्टलेस यानी नलिका विहीन। ये हमारे रक्त के साथ मिलकर आवश्यक जगह जहाँ पे काम करना है वहाँ पे जो है पहुँच जाता है हार्मोन। जबकि ये नलिकाओं से बहता है। नलिकाएं हम इसलिए कहते हैं, ट्यूब इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये ट्यूब से काफ़ी पतली हुआ करती है। ये नलिकाओं से बह के जाता है इसलिए इसको डक्ट बोलते हैं ऐसे। और ये डक्टलेस बहता है, ये रक्त के साथ बह करके हमारे आवश्यक अंग तक जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा पूरे डाइजेशन में ये एंजाइम का यूज़ किया जाएगा। कौन सा एंजाइम किसका डाइजेस्ट कर रहा है, सबके अलग अलग एंजाइम है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एंजाइम समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, आगे चलें। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि अगला पेज हम लेते हैं, इसको हम मिटा दिए अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो ये रहा हमारा जो है डाइजेशन का दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बांटिए, शेयर करिए। देखिए ऐसा है कि ऐसा करने से आपके पूरे होल लाइफ में, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट तो है ही है, पूरे लाइफ तक आपके काम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए